औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका आज होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ। मेरा नाम अलमास क़ाज़ी है। जैसा आपको मालूम है, ये प्रोग्राम लेके सेहत ज़िंदगी हाज़िर हुए हैं। एक नया प्रोग्राम एक नए दौर के अंदर, और आइंदा आपको पता है कि एक नया दौर शुरू होने वाला है। ये कोविड-19 के बाद एक दुनिया जो है ना वो काफ़ी बदल चुकी होगी और काफ़ी बदलेगी। अभी तक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ना किसी को मालूम ये ख़त्म होगा। तो मेरी तरफ़ से आप सबको नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपकी तवक्कुओं पे पूरा उतरेगा। और ये आप जो है जितने भी आपके ज़हन में सवालात हों इससे मुताल्लिक़, या आपके अपने जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके बीमारियों के मुताल्लिक़ आपके या आपके रिश्तेदारों के या लव वंस के जिसका भी कोई मसला हो, आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दूँ। तो ये प्रोग्राम जैसा मालूम है आपको कि ये इस्लाम चैनल उर्दू से नशर किया जाता है, और इस चैनल का जो स्काइप पे नंबर है वो 755 है 755, और जो ये वर्जिन के ऊपर है 839 है 849। और इसके अलावा जो है ये सोशल मीडिया फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। जो लोग इसके नाज़रीन जो यूके से बाहर हैं, जहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होती, तो वो जो है यहाँ पे इसका जो है ना www.islamchannelurdu.tv लाइव करके जो है ना ये प्रोग्राम देख सकते हैं। उसमें शामिल भी हो सकते हैं। कमेंट्स के अंदर अपने सवाल को लिखें, हमारी टीम जो है उसको देख लेगी, फिर हमें बताएगी कि वक्फ़े के बाद हम उसका जवाब दे सकेंगे आपको। तो नाज़रीन, मेरी तरफ़ से जो है ना आज का जो हमने टॉपिक चुना है बहुत ही अहम है, और ये टॉपिक जो है ना आइंदा आने वाली जो तब्दीलियां हैं उससे मुताल्लिक़ है। और आइंदा जिस तरह मेडिसन की प्रैक्टिस होगी, और मेडिसन में जो तब्दीलियां आ रही हैं और आने वाली हैं, बहुत सारी तब्दीलियां इस्टेब्लिश हो गई हैं, बहुत सारी चेंजेस अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी वो आती रहेंगी। तो ये जो प्रोग्राम है आज का, हमने इसका नाम रखा है, बहुत ही आपको अजीब लगेगा ये नाम, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना ये आइंदा आने वाली जो तब्दीलियां हैं उनसे मुताल्लिक़ है। इसका नाम है शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ मेडिसन एमिड कोविड-19। कि कोविड-19 के सिनेरियो के अंदर जो आइंदा मेडिकल फ्यूचर में मेडिसन प्रैक्टिस होगी वो किस तरह की होगी। आपको याद हो कि हमने पिछला एक प्रोग्राम किया था, बल्कि हमने इस साल के शुरू में भी एक प्रोग्राम किया था फ्यूचर ऑफ मेडिसन के ऊपर। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें वो बताने वाले थे जिसके ज़रिए लोगों को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको जो है ना ओवरकम करने के अंदर मदद मिलेगी आइंदा चंद सालों में जाके। लेकिन उसके बाद कोविड का जन्म हुआ, और फिर वो कोविड तेज़ी से चाइना से, वुहान से लेके पूरी दुनिया तक जो है ना वो फैलता चला गया, और उसने पूरी जो है ना दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है। और इससे कोई भी शख्स, कोई भी दुनिया, कोई मुल्क, कोई भी बचा हुआ नहीं है। सबके इसके शिकंजे के अंदर जो है ना जकड़े हुए हैं, और हर गवर्नमेंट जो है अपने अपने वसाइल के मुताबिक इससे नबर्द आज़मा होने की कोशिश कर रही है। और उसी के सिलसिले में आपने देखा कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया, ताकि लोगों को कम से कम जो है ना वो एक्सपोज़ किया जाए कोविड के साथ, वायरस के साथ, और या उन लोगों के साथ जिनको ये मर्ज़ लाहक हो गया है या हो जाता है, तो उसके ज़रिए दूसरों तक वो ना पहुँच सके। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ना इसको ब्लॉक करने की जो है ना कोशिश की गई है, और इसी के नतीजे में ये गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है ताकि कम से कम लोगों को जो है ना ये बीमारी हो, और जो वसाइल हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना उसको मीट किया जा सके। क्योंकि बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसके अलावा एक्मो मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। फिर इसके अलावा जो है ना अमवात बहुत हो रही हैं, जो लोग इन सब से नहीं नबर्द आज़मा हो पाते, वो अल्टीमेटली जो है ना वो इस दुनिया से जो है ना गुज़र जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए। तो हमने ये जो है ना आज प्रोग्राम रखा। पिछले प्रोग्राम में भी हमने काफ़ी कोशिश की थी कि हम आपको बताएं कि फ्यूचर में जो है ना दुनिया किस तरह से, तो ये हम बता रहे हैं कि शेपिंग ऑफ फ्यूचर मेडिसिन कैसे होगी। आप ये देख लें कि अभी इलेक्टिव सारे काम जो है ना बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और ये इलेक्टिव काम जो है जब शुरू होंगे तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये खुल रहे हैं, और थोड़े थोड़ी जो है
ना वो चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आप ये देखें कि ये टेलीमेडिसिन का बहुत रोल होगा, टेक्नोलॉजी का बहुत रोल होगा। नई-नई टेक्नोलॉजी, नए-नए डिवाइस, नई-नई चीज़ें आएँगी जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है या फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है मरीज़ और डॉक्टर का वो कम से कम हो। क्योंकि अभी तक किसी को दुनिया में ये नहीं मालूम कि ये जो मर्ज़ है ये कब तक चलेगा। क्योंकि ना तो जो है ना इसकी कोई बचाव की तदाबीर के लिए कोई वैक्सीन है और ना ही इसका कोई स्पष्ट शाफ़ी इलाज मौजूद है कि जिसके ज़रिए जो है ना वो इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। इन दोनों में से कोई भी चीज़ जब तक नहीं दरियाफ़्त होती, ये पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े रहेगा। और इसके अलावा आप देखें कि कोई एयरलाइंस हैं, जहाज़ जो है नहीं उड़ रहे, ट्रैफ़िकिंग नहीं हो रही, ये मजबूरी में जहाज़ इनको उड़ाने पड़ रहे हैं कि लोग जो है वो फँसे हुए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो वो रिपेट्रिएट कर रहे हैं उनको, उनके लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए ये स्पेशल फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं, वरना रेगुलर कोई फ़्लाइट नहीं चल रही। तो ये जो है ना अभी नंबर अपीयर होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, आप देखेंगे, और 0208 518 0244 जो है ये नंबर है। आप फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, जो भी आपके मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस कीजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो तसल्ली बख्श जो है ना इसका जवाब दे सकें। तो मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ कि ये जो अभी क्लिनिक जो शुरू की गई हैं, तो आप ये देखें, ये टेलीफ़ोन कंसल्टेशंस हैं या इसको टेली कंसल्टेशन कह सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा-सा पार्ट है उस टेलीमेडिसिन का। इसके अलावा जो है ना सर्जरीज़ हैं, उसके अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आई हैं और आ रही हैं कि किस तरीके से जो है ना वो जो है ना वो सर्जरी लोगों के ऑपरेशंस किए जाएँ, जिसमें लोग भी महफूज रहें और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो अमला है, डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, स्टाफ में काम करने वाले लोग हैं, वो भी महफूज रहें। उनको भी जो है ना वो किसी किस्म की जो है ना इस तरह की बीमारी से या जानलेवा बीमारी से साफ करना पड़े। तो सबकी जो है ना दोनों तरफ जो है ना ये हमें जानों को बचाना है। तो अभी तक कोई भी जो शाफ़ी इलाज ना होने की वजह से बहुत से चैलेंजेस जो है ना दरपेश हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। और आप ये देख लें कि जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे या नर्सेज़ जो लड़ रहे हैं, वो काफ़ी जो है ना वो ब्रेव हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें जानें भी गई हैं, डॉक्टरों की भी गई हैं, और नर्सिंग अमला जो है उनकी भी जो है ना जानों का नज़राना पेश किया है। उन्होंने भी अपने मरीज़ों की जो है ना देखभाल करते हुए और उनको इलाज फ़राहम करते हुए। तो ये जो है ना आप देखेंगे कि आइंदा जो डिवाइसेस हैं वो बहुत मार्केट में आ जाएंगे। जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री सिस्टम है, उसके लिए ऐप्स आ गए हैं फ़ोन के ऊपर, आप डाउनलोड करें और वो आपको जो है आपकी पल्स और आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना बताएगा। तो जो इसकी जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में भी अपने ज़िक्र किया है और बारहा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से हर चैनल के ऊपर यही गुफ्तगू हो रही होती है। तो आप ये सुना होगा कि इसके जो है ना 4 जो है ना स्टेजेस होते हैं। एक स्टेजेस में माइल्ड होता है, जिसमें लोगों को बहुत मामूली सी सिम्पटम होंगी या बिल्कुल नहीं पता चलेगा और वो जो है ना ठीक हो जाएँगे। फिर मॉडरेट होती हैं, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुखार हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, जायका उनका या सूंघने की हिस्स उनकी ख़त्म हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें मॉडरेट में होंगी। तो ये दोनों स्टेजेस जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर हज़रात भी और WHO और गवर्नमेंट जितनी भी मुल्कों की हैं वो ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना इलाज घर ही पे कर लें, घर पे रुके रहें, अपने आप को एक आइसोलेट कर लें और पैरासिटामोल का इस्तेमाल रखें, पानी पिएँ, अच्छी ग़िज़ा खाएँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाएँगे और ठीक हो जाएँगे। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है फिर लोगों को जो है ना साँस लेने में दिक्कत होती है। तो उसके अंदर जो है ना फिर ये है कि आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। आपको यू हैव टू सीक मेडिकल एडवाइस। आपको हॉस्पिटल रुजू करना चाहिए, अपने जीपी को या 111 डायल करें आप और राब्ता करें और उनसे डिस्कस करें। वो आपको बताएंगे कि आपको आप घर ही पे मैनेज कर सकते हैं या आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर उसमें डिसाइड होता है कि आपको किस ऑक्सीजन की, आपको खाली ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए चाहिए, ट्यूब के ज़रिए चाहिए, नेज़ल्स के ज़रिए चाहिए जो नॉस्ट्रिल में लगा देते हैं, या उसके बाद जो है वो आपको
किसी नॉन इन्वेसिव सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रेशर की ज़रूरत है, या फिर आपको वेंटिलेशन या इन्वेसिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो एक्मो मशीन कहलाती है उसकी ज़रूरत है। और अभी जो है ना ये रिसेंटली जो है ना पेपर भी पब्लिश हुए हैं, कनाडा से एक पेपर पब्लिश हुआ है, कोई डॉक्टर काशिफ है उन्होंने पब्लिश किया है, और उसमें 10 जून को पब्लिश हुआ है वो। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस वक्त कोई भी टेस्ट जो है ना रिलायबल नहीं है, और काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि कोई ऐसा टेस्ट जो है ना वो डिस्कवर करें जिसके ज़रिए जो है ना वो सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके अलावा जो है जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो है ना पब्लिश हुई है कि हमने अपने याद हो कि हमने अपने एक प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम कोविड के ऊपर इसी स्टूडियो के अंदर, और मैंने ये कहा था कि जो एक्मो मशीन पे जाते हैं लोग, फिर उनका आना मुश्किल है क्योंकि उनको या फिर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी शिकागो में इस नौइयत का पहला ऑपरेशन हुआ है, एक 25 साल की जवान लड़की का, जिसको कोई कॉर्मोर्बिडिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसके लंग की वजह कोविड की वजह से उसके लंग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, दोनों लंग ख़त्म हो गए। उसको तमाम सपोर्ट दी गई, उसके बाद एक्मो मशीन पे उसको रखा गया, और वो मशीन जो है ना उसके बाद जो है ना उसके लंग इस काबिल नहीं थे कि वो ऑक्सीजनेट कर सकते थे, तो उसको जो है ना डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन की गई है। लेकिन लंग ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद इस सिनेरियो में जो हम एमिड कोविड-19 में चल रहे हैं, कोई भी शख्स इम्यून नहीं रह सकता, कोई भी चीज़ प्रोटेक्ट नहीं रह सकता, क्योंकि वो उनको जो है ना वो इम्यूनोसप्रेसिव जो है ना दवाएं खानी पड़ती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को दबा के रखती हैं और कंट्रोल करती हैं, ताकि आपका जो है जो ऑर्गन लगा है बाहर से वो रिजेक्ट ना हो सके। तो ये एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन होती हैं, और इनको जो है ना वो लेना पड़ता है। इसकी वजह से जब आप बहुत प्रोन हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन के जो है ना आपको हो सकता है, लंग में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, किसी और जगह बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये जो है ना उसके साथ एक ख़तरा मौजूद है। तो जब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती, ये मेडिसिन जो है ना डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस होगी। ये टेली मेडिसिन में आप देखेंगे कि या तो अभी टेलीफोन कंसल्टेशन है, फिर हो सकता है वीडियो कंसल्टेशंस आ जाएँ, और हॉस्पिटल के पास सिस्टम हो जिसके ज़रिए वो लोगों के साथ घर से बैठ के बातचीत कर सकें। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ जो है ना मार्केट में आ रही हैं, जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप आ जाएगा मार्केट के अंदर, तो वो मरीज़ अपने दिल पे रखेगा और डॉक्टर वहाँ अपने ऑफिस में या क्लिनिक में जो है ना सुन सकेगा। इसी तरह पोर्टेबल और जो है ना स्ट्रिप की फॉर्म में जो है ना ईसीजीज़ आ जाएंगी, कि वो इस तरह की स्ट्रिप होगी कि वो इंसान अपने जिस्म पे रखे और वो जो है ना उसके ऊपर ईसीजी आ जाएगी। तो हॉस्पिटल में आपको आके वो मशीन के लगा के आपको ईसीजी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। जो ईसीजी मशीन होती है कि टेक्नीशियन जो है ना वो एक्सपोज हों, तो वो आप जो है ना वो स्ट्रिप जो है ना निकल कर आ जाएगी आपके सीने के ऊपर जो रखने से। इसी तरह बहुत सारी जो है ना चीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं। इसी तरह सर्जरी के अंदर भी डेवलपमेंट होने जा रही हैं और हो रही हैं। अभी जो माफ़ कीजिएगा, जो सर्जरी है वो बहुत ही इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है, या वो सर्जरी की जा रही है जिसके अंदर लोगों को जान को ख़तरा हो, या इस किस्म का कैंसर है उनको कि उसके अगर ऑपरेशन ना किया गया तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस किस्म के केसेस जो है ना अभी ऑपरेट किए जा रहे हैं। दुनिया के अंदर सब जगह जो है ना ये वबा जो है ना फैली हुई है, और उसने अपने आप को जकड़ा हुआ है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है ना वो जिनके पास हेल्थ के वसाइल इतने नहीं होते कि वो उसको उन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें, तो उनके लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मालदार ममालिक हैं, उनके लिए भी अपने चैलेंजेस हैं कि वो किस तरीके से उन मरीज़ों के साथ निपटें। अब ये है कि जब ये अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, कल ही बल्कि फ्राइडे कल था, तो ये सारे कॉन्फ्रेंस थी हमारी, अमेरिका और ये स्पेन और इटली और चाइना सब मिलके जो है ना डिस्कस कर रहे थे कि अगर इलेक्टिव ऑपरेशन शुरू किए जाएँ तो किस तरह शुरू किए जाएँ। तो बहुत सारी तजवीज़ें हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। कोई कह रहे हैं कि जी लोगों को जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है इलेक्टिव, 1 मिलियन से ज़्यादा जो है ना लोग यूके के अंदर जो है ना वो पाइल अप हो गए हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरी बहन कैसी हैं? जी मेरा ये सवाल है कि मुझे डायबिटीज़ भी है, हार्ट कंडीशन भी है और अस्थमा भी है, जी अच्छा। वेरी सीवियर वन। जी तो मुझे 3 माह हो गए, मैं स्कूल में एज ए टीए जॉब करती हूँ। जी जी। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपने टिल एंड ऑफ जून यू नीड टू स्टे इन। तो मैं नहीं जा रही, लेकिन अभी मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। उनको भी हार्ट कंडीशन भी है, अस्थमा भी है, डायबिटीज़ भी है। तो 3 माह से मैं घर से बाहर नहीं निकली। तो अब वो खुद भी ठीक नहीं है, तो मैं उनको विजिट करना चाहती हूँ। उनके पास जाके मैं रह सकती हूँ बाय कीपिंग द सोशल डिस्टेंस एंड वेयरिंग द मास्क एज वेल। तो मुझे प्लीज इसमें आपकी गाइडेंस चाहिए। तो अम्मी आपकी कहाँ पे रहती हैं? वो यहाँ पे हैं, बैटरसी में है, मेरे से तकरीबन 12-13 मील के अच्छा फासले पे हैं। साउथ लंदन के अंदर हैं, ठीक जी है। जी जी, लंदन के अंदर ही हैं। ये देखें तो अभी वहाँ पे हाँ मतलब और कोई नहीं है, मेरा एक भाई है बस। वो मैंने उसको कहा है जब मैं आऊंगी तो फिर आप नहीं आ सकते। हाँ ये मुझे इसमें जो है ना प्लीज ये गाइड कर आपको जो है ना मैं दीजिएगा। बिल्कुल और आपकी अक्सर ये कह रहे हैं कि विटामिन डी, सी एंड जिंक लेने से इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है। जी सही कहा है। इसमें भी थोड़ी रोशनी डाल जी दीजिएगा। बिल्कुल सही मैं कहा है। श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों की मदद नहीं होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताएंगे आपकी एज कितनी है इस वक्त? मैं 59 हूँ, 59 तो है। नहीं हाँ हूँ। इसमें अभी ये देखें, मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता, आप विज़िट कर सकती हैं नहीं। ये देखें कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या आ रही हैं अभी मंडे से, कि मंडे से काफ़ी जो है ना गवर्नमेंट रिलैक्सेशन कर रही है। और वो अगर अलाउ करती हैं कि हाँ जी आप इस एज ग्रुप, क्योंकि ये देखें पूरी ये खाली डॉक्टरों का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है कि वो किस तरह लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये लॉकडाउन किया गया है और गवर्नमेंट की जो है ना गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा कि वो अगर इजाज़त देते हैं कि आप विज़िट कर सकते हैं। इस तरह के लोग वल्नरेबल जो हैं, जिनको ख़तरा है, तो जिनको ख़तरा है कि वो उनको ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि देखें कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मौजूद है। तो आप वल्नरेबल तो हैं, आपको हो सकता है, नहीं भी हो और हो भी सकता है। तो आपके होने के चांसेस को बचाना होता है कि आपको बचाया जाए कि ना हो। और आपकी वालदा भी इसी का जो है ना शिकार हैं कि वो भी इसी सर्किल के अंदर आती हैं। तो इसमें ये वेट करें कि मंडे को जो गवर्नमेंट क्या कितना रिलैक्सेशन देती है। अगर आप समझती हैं आप उसके गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आती हैं और विज़िट कर सकती हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा, आप विज़िट कर सकती हैं बिल्कुल। सारे चीज़ एहतियात करते हुए आप ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, सारा कुछ। तो उनके पास जाकर रह भी सकती हूँ या नहीं? हाँ ये गवर्नमेंट बताएगी आपको कि गवर्नमेंट कितना अलाउ कर रही है, विज़िट अलाउ कर रही है या रहना अलाउ कर रही है। तो अगर आपको ख़तरा नहीं है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हाँ ठीक है, अब हम लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो अपने, ये मैंने सुना है कि वो अभी उन्होंने कहा है कि हम इजाज़त देंगे कि लोग जो है ना वो अपने रिश्तेदारों को विज़िट करें। तो वो अभी एज ग्रुप देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को अलाउ कर रहे हैं, वो किस एज ग्रुप को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कौन? डॉक्टर साहब क्या हाल है? माशाल्लाह आपके प्रोग्राम से बहुत फायदे मिल रहे हैं हमें। जी अल्लाह शुक्र है, मैं बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक। प्रोग्राम आप करते हैं डॉक्टर साहब। मेरी बेटी है जी तो उसके ना चेस्ट में बहुत ज्यादा नॉइज और वाटरिंग की फील होता है। तो वो कहती है कि उसे भी तो नहीं यही कोई वायरस? उसको कोई खांसी भी है उसकी? खांसी तो नहीं है, अभी ब्लड टेस्ट दिया है। अच्छा, अभी स्कैन का नहीं आई उम्र कितनी है उसकी? तो वो बड़ी परेशान है। तो क्या बात है उम्र कि कितनी है? बच्ची उसकी जाती है बाहर शॉपिंग करके ले आती, लेकिन वो नहीं गई। उम्र कितनी है? उम्र 50। आपकी बेटी की 50 है? कोई और डायबिटीज वगैरह, कोई ब्लड प्रेशर? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। सब खाती है, कोई भी दवा ले तो लेना। सांस में क्या है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? ये नहीं पूछा, बस कहती है खड़खड़ होती है, पानी की जैसे पानी है अंदर फेफड़ों में। अच्छा मैं समझ गया। उसमें ये करें कि आप 1-1 से डिस्कस करें, बात करें, या अपने जीपी से फ़ोन पे बात करें, क्योंकि आजकल फ़ोन पे कंसल्टेशन अवेलेबल है। और उनसे कहें कि आपकी बेटी का जो है ना चेस्ट एक्सरे करवाएं, वो कम से कम, ठीक है? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब? जी मेरी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बेगम बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चित्तूर से। अच्छा जी मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे बीमारियां तो काफी ने जी। अच्छा, पर एक बीमारी है जिन्हें मैंने बहुत तंग किया, मुझे गैस है बहुत ज्यादा है। ओहो। तो अच्छा। डॉक्टर ने कैमरा पाया सी तो आदन के जो खाने वाली नाली है वो आपकी कोई टेढ़ी हुई है। अच्छा उधर
दी वजह से खाना सही नहीं जा रहे, इस वास्ते मैनू गैस की ज्यादा बीमारी। अच्छा अच्छा, लेकिन गैस जो है ना वो तो स्टमक में आपके बन रहे हैं, खाने की नाली में तो नहीं बनेगी। मैनू इतना नाम नहीं आता पर मैं स्पेलिंग करके दस सकनी है। हाँ कर दीजिए। LANSOPROZOI। ठीक है, लेंसोप्रेसोल ले रही हैं आप, ठीक है 30 मिलीग्राम या जी 30 मिलीग्राम। जी जी, तो उससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं होता, तो मेरी जुबान इस कदर खुशक होती है कि मैं अच्छा, 10 आपने मिनट कहा बाद कि पानी पेट पीनी। फूलता है आपका? जी पेट फूलता है आपने कहा? जी आपका पेट फूलता है? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी देर आप देखती रहिएगा, मैं एक और कॉल ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी, मैं बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे चंद सवाल हैं। जी मोस्ट वेलकम, बताइए सवाल जी। नंबर 1 बताइए आप। सबसे पहले तो नंबर 1 यह है कि आपके इस प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनने वालों को फायदा ही हो रहा है, ओके, इतनी अच्छी सर्विस आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके, बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक पहला का। सवाल यह है कि आजकल कोरोना की हालात में जी जी बहुत सारी बातें हैं कि कौन सी विटामिन कौन सी बहुत बेहतर है, हाँ हाँ आप ABCDE। जी 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 दूसरा सवाल यह है कि कुछ लोग जिन्हें एस्मा है और वो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, जी जी इसके अलावा कुछ और आपकी गाइडेंस है कि उन्हें और कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस कोरोना के हालात में? जी अच्छा, और बस ये सवाल? 2 सवाल हैं आपके। चौथा सवाल? तीसरा नहीं, बस ये 2 ही सवाल हैं। तीसरा, अच्छा 2 ही सवाल है, ठीक है, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं वो बहन का बता दूँ जो फरमा रही थी गैस का, तो वो जो उन्होंने बताया कि उनकी मुझे लगता है कि गैस्ट्रोस्कोपी हुई है, OGD जिसको कहते हैं, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी कहते हैं, जो ऊपर का टॉप एंड एंडोस्कोपी। वो कहती हैं कि उनकी खाने की नाली थोड़ी सी टेढ़ी है जिससे गैस बन रही है। तो पहले तो मैं बताऊं कि खाने की नाली अगर टेढ़ी हो, उससे गैस जो है ना वो सीने में होती है, खाने की नाली पेट में नहीं होती। वो पेट में बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है उसका, 2-3 सेंटीमीटर का, जो मैदे के साथ जुड़ा होता है। तो उनको अल्ट्रासाउंड एक करवानी चाहिए उनके डॉक्टर को, और ये देखना चाहिए कि उनको कोई जो है ना वो गॉल स्टोन ना हो जिसकी वजह से उनको गैस बन रही है। जी ओके, थैंक यू। तो अभी जो है ना, ये एक मेरी बहन ने और सवाल किया था कि कोविड के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स बताई जाती हैं, A, D और C। मेरे ख्याल में ये तीनों सही हैं, तीनों जो है इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं आपके। A, D जो है वो इसको कहते हैं फैट सोलेबल वाइटामिन्स, और C होती है वाटर सोलेबल वाइटामिन्स। और ये जो है ना मुख्तलिफ़ इम्यूनिटी लेवल पे जो है ना ये हिस्सा लेते हैं, तो ये तीनों ले सकते हैं आप। तो इसलिए कहा जाता है कि आप मल्टी वाइटामिन्स ले लें, जो स्ट्रॉन्ग वाली होती हैं जैसे सेंट्रम है या दूसरी होती हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी होगी। अभी जो है हम वक्फे पे जाने वाले हैं, तो बाकी सवालों के जवाब जो है मैं वक्फे से वापस आकर जो है ना आपको दूंगा। तो आप अच्छा, तो एक सवाल और था, चले मैं जाने से पहले जो है ना वो बता दूं कि एस्मा के लिए उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों को एस्मा है वो इनहेलर्स लेते हैं, इसके अलावा भी कोई और चीज़ ली जा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनके एस्मा को असिस्ट किया जाता है कि उनको जो है ना कौन सा एस्मा है, और उस एस्मा के मुताबिक जो है ना वो, क्योंकि एस्मा जो होता है उसमें क्या होता है, जो सांस की नाली है वो सिकुड़ती और फैलती है, और इसमें इम्यूनिटी का भी दखल है। बाज़ लोगों को एस्मा होता है जिनको इम्यूनिटी उनकी जो है ना कमज़ोर होती है या एलर्जी होती है किसी वजह से, उनको एस्मा होता है। तो उनके लिए ये ज़ाहिर एहतियाती तदाबीर करना बहुत ज़रूरी है, जिनको ये पता है कि उनको जो है ये एस्मा इम्यूनिटी की कमज़ोरी की वजह से होता है, और उसकी वजह से उनकी खून हवा की जो नाली हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें हवा जो है ना बहुत जो है ना टाइट होके जाती है, तो इसलिए वो सीटी की सी आवाज़ आती है। तो इसलिए इनहेलर दिया जाता है ताकि वो मसल्स को रिलैक्स करे और जो हवा की नाली है वो फैल जाए। तो वक्फे पे मैं जाता हूँ, वापस आके इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जाइए, कॉफ़ी बनाइए, वापस कहीं नहीं जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से वापसी पे आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम शुरू किया माशाल्लाह। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वबा हर तरफ फैली हुई है और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन चुकी है अब तो,
और अब हर मुल्क में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिससे बचा हो। और थोड़ी सी खुशाइंद बात यह है कि ज़्यादातर मुल्कों में पीक जो है वो ड्रिप हुई है, डाउन हुई है। तो कुछ ऐसा मौका क्या साइंटिस्ट को मिला है इस पीक के नीचे आने की वजह से कि वो कुछ सोचें और कोई फ्यूचर बनाएं मेडिसिन का और बताएं कि वैक्सीन की सिचुएशन क्या है? तो क्योंकि आप देखें कि अब हम इस कोविड-19 के उस मरहले में आ गए हैं जहाँ पे अब हमें फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टन नज़र आ रहा है कि कोविड-19 का क्या बनेगा, ये किधर जाएगा। इस टॉपिक पे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो इस सेशन में हम इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि कोई वैक्सीन या मेडिसिन अभी फाइनलाइज नहीं हुई कोविड-19 के लिए, तो अब फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्या देखते हैं? अब जिस तरह मैं जीपी से अगर बात करता हूँ तो वो मुझे डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जी आप ना वीडियो कॉलिंग करें। मतलब मेरी बेटी का ही मिसाल देता हूं। का जो है ना वो रोल काफ़ी हद तक जो है ना इसके तो क्या ये ऐसे ही चलेगा? हम कब डॉक्टर को देख पाएंगे? ये सारे सवाल जब तक कि ये कोविड-19 ख़त्म नहीं होता या उसका इलाज दरियाफ़्त नहीं होता या उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती जिस वैक्सीन के ज़रिए तमाम लोगों को इम्यून नहीं कर दिया जाता। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग इम्यून हो गए एकदम। जब तक कि उन वैक्सीन को उनके लगा ना दिया जाए पूरी दुनिया में एक एक शख्स को, एक एक बच्चे को, जब तक जो है ना ये तलवार लटकती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब रीशेपिंग की जा रही है मेडिसिन की। इसीलिए हमने ये आज का अपना टॉपिक रखा, शेपिंग ऑफ फ्यूचर मेडिसिन एमिड कोविड-19 के। कोविड-19 के सराउंडिंग में हम कैसे मेडिसिन को प्रैक्टिस करें। तो आपने जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर का खुद ही आपने भी जवाब दिया और आप कम अक्रॉस भी हुए अपनी बच्ची के सिलसिले में। तो इसी तरह की जो है ना अब टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस्तेमाल होंगी, उसके ज़रिए जो है ना ये प्रैक्टिस की जाएगी। फ़िज़िकल कॉन्टेक्ट कम से कम किया होगा, लोगों को एक दूसरे के डॉक्टर और मरीज़ को देखने का। अब ये वर्चुअल क्लिनिक्स होंगी, मैं और आप जैसे बैठे हैं, ये एक वर्चुअल क्लिनिक होगी, फिज़िकली प्रेजेंस ज़रूरी देंगे। तो ये हम अपना एक शुरू में प्रोग्राम भी ये कर चुके हैं काफ़ी महीनों पहले, एक टेली मेडिसिन के ऊपर, टेली सर्जरी के ऊपर। तो अब ये रोल काफ़ी खुल के सामने आ रहा है। उस पर शायद लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन आप लोगों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अभी लोगों को इसी के साथ रहना सीखना पड़ेगा जब तक कि ये कोविड खत्म नहीं हो जाता। बिग चेंज डॉक्टर साहब आएगी पेशेंट की भी लाइफ में, और नॉर्मल जो केयरर हैं जो पेशेंट के उनकी लाइफ, न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड एक्चुअली, बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी ये। अच्छा। ये देखेंगे व्हाट विल द फ्यूचर आफ्टर कोविड जो है ना, कोविड के बाद जो है ना। डॉक्टर साहब इस बात को कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैंने वैसे पहले भी फ़ोन किया था लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया लास्ट वीक। मेरी लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है और मैं 1 साल से सफ़र कर रही हूँ, और मेरे जो पाँव की उंगलियां हैं आगे वो सब रेड कलर की हो गई हैं। अब मुझे पार्किंसन भी है, अब मुझसे चला नहीं जाता है और मैं डरती हूँ कि मुझे पैरासाइट तो नहीं हो रही। आपका टॉपिक से हटके सवाल है, लेकिन डॉक्टर साहब जवाब माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आपने सवाल आज के प्रोग्राम में पूछा है या पिछले प्रोग्राम में? पिछले प्रोग्राम। हाँ, उसका माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपका जवाब नहीं दिया। मैंने कोशिश तो की थी कि तकरीबन सारे जवाब कवर कर लिए थे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपकी 2 चीज़ें हैं, देखिए। एक तो आपने खुद बताया कि आप पार्किंसन की पेशेंट हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। वो आप जो है ना शफल गेट्स होगी और झुक के चलते हैं। मुझे ये बताएं, आप एंटी पार्किंसन मेडिकेशन लेती हैं या नहीं लेती हैं? दवाई का बताएं। लेती हूँ पार्किंसन के। लेती हैं आप? जी। अच्छा, अगर आप मेडिसिन ले रही हैं तो ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कहा एक टांग में आपके दर्द है और उंगलियां रेड हो जाती हैं, इसके लिए देखिए कि ये आपकी कमर के जो मोहरे हैं उनको देखना पड़ेगा। और उसके लिए अभी जो इलेक्टिव सारी चीज़ें बंद हैं, जब ये खुलेगा सिलसिला तो आप अपने जीपी से डिस्कस कीजिएगा। उसका आपकी कमर का एक MRI स्कैन होना चाहिए। अच्छा। और उसके ज़रिए पता चलेगा कि आपके मोहरों पे दबाव है, जो राइट साइड की टांग को जो आपके जो नर्व जा रही हैं उनको वो दबा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी टांग में दर्द है। वो दर्द जाता कहाँ तक है आपका टांग के अंदर? नहीं, मुझे ये डर है मैं पैरालाइज तो नहीं हो रही। नहीं, अभी तो खैर पैरालाइज नहीं हो रही, इसकी ये खाली अलामत नहीं है पैरालाइज की, दर्द होना। दर्द आपकी टांग में किस लेवल तक जाता है ये मुझे बताइए आप। घुटनों तक, सिर्फ घुटनों तक जाता है ना? तो हो सकता है कि आपके ऊपर के मोहरे दब रहे हों। L3 L4 इनका नंबर होता है,
या L2 L3 या 3-4, जी। तो उसका जो है ना पेन नीचे आप तक आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको MRI करवाएं, MRI जब MRI करवा लें फिर कॉल कीजिएगा हमें, फिर क्लियर हो जाएगा। फिर हम जीपी से बात कर लीजिएगा, अभी तो नहीं होगा आपका, लेकिन ये है कि जब ये थोड़े हालात अभी बेहतर होने वाले हैं अगले एक दो महीने में, तो फिर करवा लीजिएगा और पार्किंसन की दवा खाती रहिए आप। जी। हमें हमारा प्रोग्राम देखती रहिएगा, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थोड़ा सा ऊंचे प्लीज। कहाँ से बात कर रही हैं, आपका सवाल क्या है? जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे कुछ बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। पूछने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। मेरे ना सीने में अक्सर दर्द होती है, तो मैं तकरीबन 2 या 3 दफा गई हूँ डॉक्टर के पास और उन्होंने मेरी ECG वगैरह करवाई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है ECG, लेकिन चेस्ट में दर्द रहती है। अब कुछ 3-4 दिनों से यानी कि लेफ्ट साइड पे दर्द भी है और पूरे बाजू में भी बहुत शदीद दर्द है, यानी मूव करती है, कभी कोहनी में चली जाती है, हाथ में चली जाती है, शोल्डर में आ जाती, पूरा शोल्डर भी बहुत ज्यादा दर्द है। तो मैंने पूछना ये था कि मुझे ये कोई हार्ट का मसला है, फिर जाना चाहिए या क्या करूँ? आपकी एज कितनी है बताइए पहले तो। 43 और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थायराइड की वो टैबलेट लेती हूँ। सो अंडर एक्टिव थायराइड है आपको, थायरोक्सिन लेती हैं आप? जी ठीक है। देखिए आपकी 3 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ये जो दर्द आपने बताया, क्योंकि अभी तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि हम मरीज़ को एग्जामिन नहीं कर सकते फिजिकली हम, और वो पर मुश्किल होगा। तो इसी तरह ये हम जो ट्रेंड डाल रहे थे, अब वो खुद ब खुद पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो हमने बहुत सारी इस पर काम किया था कि आपकी हिस्ट्री सुन के कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम डिज़ाइन करें जिसके ज़रिए आपकी डायग्नोसिस हो सके। एक तो आपको जो है ना मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकता है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है कि जो आपके पसलियाँ हैं, मैं कॉल मसल्स हैं। साथ ले लूं, 3-4 हाँ, कॉल ये या ले फिर लें, एक अगर साथ लाइन अप है तो कॉल ले लेते जी, हैं, फिर एक 3 साथ लोग ले लें। 4 लोग हाँ, तो कॉल ये सवाल लिख लें जी, इनका। लिख लिया ना, ये पेन है ना इनके। चेस्ट पेन, उसके ठीक डिफरेंशियल डायग्नोसिस DD अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको दोनों को सलाम। मेरा सवाल ये है वैक्सीन के बारे में। जी सवाल तो पूछे ना, वैक्सीन के बारे में क्या सवाल है? ये सवाल ये है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा जी, तो वैक्सीन आएगी, तो आप टेस्ट किस पे करेंगे? नहीं, कोरोना खत्म नहीं होगा, खत्म होने से पहले वैक्सीन आएगी क्या? खत्म होने वैक्सीन का काम है, मैं बता दूं। अच्छा, कोई और कॉलर है तो ठीक है, आपका हम सवाल ले हो लेते गया, हैं। हम जवाब मैं देते हैं। आपको अभी जवाब देता हूँ। नेक्स्ट कॉलर जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। वालेकुम जी अस्सलाम। अच्छा जी, मैंने डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मेरे दर्द घुटने बहुत बैड थे, तो कल मेरे डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी कॉल करके बुलाया सर्जरी में। अच्छा, पास ही है सर्जरी, सामने 5 आप तो लगी हुई फिर। उन्होंने दोनों टीके, 2 घुटनों पे टीके लगा दिए। ठीक है। तो वो मेरी शुगर बहुत ज्यादा हाई, मैंने सुबह चेक की 25-26। अच्छा 25-26। हाँ, अच्छा, वो मुझे लगा है कि आप पेन की वजह से मेरे ख्याल में स्ट्रेस में आ गई और उससे आपका जो है ना वो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो जो है ना अंडर स्ट्रेस अगर हो तो आपका जो एड्रेनलिन है ना वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। तो आप अपने आप को काम डाउन कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी शुगर। जी, अगला मैं सवाल ले लूं तो नहीं फिर। हुई जी, सुनती रहिएगा, हम सवाल ले लें, फिर जवाब मिलेंगे। अच्छा ठीक है, सवाल नहीं, सवाल बता दीजिए क्या कहा था। और यही है ना कि मैंने कहा ये इंजेक्शन से तो नहीं हुई शुगर नहीं, हाई? रिएक्शन से नहीं। ये दूसरा ये देखना पड़ेगा कि वो इंजेक्शन क्या लगाए उन्होंने, अगर स्टेरॉइड के लगाए तो भी बढ़ सकती है। वही होंगे शायद, जी वही हों। बिल्कुल, हाँ, तो उससे भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम फरमाइए अस्सलाम जी, आपका वरहमतुल्लाहि क्या सवाल है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो हेड है राइट साइड का जो है, जब मैं राइट साइड पे जो मेरा सर है ना उसमें पेन होती है, और स्पेशली तब होती है जब मैं लेटी होती हूँ, तो मैं उठती हूँ तब होती है, या मैं बैठी हुई हूँ, मैं खड़ी होती हूँ। आधे सर में दर्द होता है? जी मेरी अपनी बात कह रही हूँ। जी, मैं समझ गया। मतलब आधे सर में, डॉक्टर साहब ने पूछा आधे सर में होता है या पूरे सर में होता है ये? जी नहीं, सिर्फ राइट साइड। राइट साइड पे। आँख भी कोई, आँख में देखने में कोई तकलीफ होती है, ब्लरिंग होती है? नहीं, मैंने अपने आई टेस्ट सारे करवाए हैं, वो ठीक है माशाल्लाह, सारे क्लियर अच्छा, है। नहीं, जिस वक्त दर्द होता है उस वक्त कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको देखने में आपको लाइट अच्छी नहीं लग रही हो या अंधेरा चाहिए हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ ठीक है, नहीं है। अच्छा, जवाब देते हैं अभी आपका। जी, नेक्स्ट कॉलर मिलाइए जरा। जी जरूर, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिएगा, आप देखते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लाइव हैं इस्लाम चैनल पे, उर्दू पे, आप सवाल पूछिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। अभी आपने किसी ने पूछा ना L4 L5 का,
तो मुझे ये तकरीबन 25 साल से ये प्रॉब्लम है। मेरा MRI भी हो चुका है, तो मुझे सारी सारी रात मुझे सोना भी नसीब नहीं होता। तो इतनी मुझे प्रॉब्लम है, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। अच्छा, तो और उनका उन्हीं से मुझे रिलेटेड सवाल है जो पहले भी पूछा। प्रॉब्लम है। तो आपका दबाव है नर्व्स के ऊपर ना, फिर आप जो L3 जी, L5 आपको बिल्कुल, फौरन बिल्कुल। समझ में आ गई बात। तो वो आपने जीपी ने क्या कहा आपको, फिजियोथेरापी बताई है या किसी स्पाइनल सर्जन को रेफर किया? जी वो अच्छा रिफर किया था, तो उन्होंने जो वो हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने ये कहा कि आपकी सर्जरी होगी, तो बेयर इन माइंड कि आप चल के आई हैं, आप वापस व्हील चेयर पे भी जा सकती हैं। हाँ, वो तो नॉर्मली कहना पड़ता है, वो चलिए कहते ठीक है, हैं। आप तो अपना केस डिस्कस हाँ, कर रही वो थी। इसमें आपका फिर इस स्टेज पर है कि ऑपरेशन की जरूरत है, फिर ठीक होगा जी आपका। नेक्स्ट कॉल ले लें, फिर आप सुनती रहिएगा। तो आपका इसको क्वेश्चन काट जो है वो रिलेटेड है पहले वाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है आगे? जी वालेकुम सलाम, मैं शाद बोल रहा हूँ लूटन से। जी शाह साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? कहाँ से? लूटन जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, वॉकिंग से। वॉकिंग से। अच्छा अच्छा, वो मैं लूटन ही ज़हन में आता है। वॉकिंग जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? तो जी मैं जी सुन सवाल पूछिए। मेरे कान ब्लॉक्ड है। अच्छा, ब्लॉक्ड ईयर है, लेफ्ट वाला। तो उसमें क्या है, वैक्स है आपके कान में? फ्लूइड है, फ्लूइड गया हुआ है, तो वो दवाई यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई से फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, मुझे सवाल आपका क्या है? यही सवाल है कि कौन सी दवाई यूज? इसके लिए देखिए, दोबारा आप अपने जीपी से बात करें, वो एंटी सर्जन को भेजें, वो अंदर अच्छी तरह मुआयना करे और देखे फ्लूइड कहाँ पर है, क्योंकि कान के अंदर फ्लूइड का मतलब होता है कि आपके मिडिल चैम्बर में फ्लूइड है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो फ्लूइड जो है ना वो कैसे ठीक होगा। उन्होंने मेडिसिन यूज की, फर्क नहीं आया? नहीं, बाहर के कान के अंदर जो है ना दवा डालने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट बाहर कॉलर में जी, फ्लूइड नेक्स्ट नहीं कॉलर, होता। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ रहे हैं इस्लाम चैनल पे, तो क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं डायबिटिक हूँ जी। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि यानी मॉर्निंग में कितनी शुगर होनी चाहिए नॉर्मल, और बॉर्डर लाइन तक कितनी, और लंच के बाद और डिनर के बाद। जी अच्छा, आपके आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। आपको नंबर चाहिए, नंबर तो आपको कहीं से मैं मिले। असल में कंफ्यूज रहती हूँ, तो मैंने कहा आज मौका मिल रहा है आपसे। नहीं, वो इसलिए मुश्किल मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं, मैं तो नंबर बता दूंगा, लेकिन जो मुझे याद है, लेकिन जो सिस्टम आप यूज करती हैं चेक करने के लिए, वो देखना पड़ता है कि उसकी अपर और लोअर लिमिट कितनी है। एग्जैक्टली और ये तो मुझे पता होना चाहिए, मैं टेस्ट करता हूँ, मेरे भी ज़हन में ये नहीं। बताइए। हमें सिर्फ ये होता है कि फास्टिंग ग्लूकोज कितना है और नॉन फास्टिंग क्या होता है। मैं बॉटम लाइन बता दूं, फास्टिंग जो है ना 120 तक होना चाहिए आपका, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड नहीं, मतलब मेरा 12 तो मेरे 12 पास जो कहेंगे वो है जैसे सुबह में मेरा ज्यादातर जो है वो कभी 5.5 होता वो है। ठीक है, फिर 5.5 तो ठीक है, 55 मतलब वो क्योंकि जो आप यूज करती है ना किट, जी जी एक्चुअली वो देखनी पड़ती है कि वो किट के अंदर Unit तो उन्होंने अब जो आप रेंज समझ रखी है। जाइए ना कि मैं आपको बता रही हूँ 120 वाला नहीं, वो 5.5। उसकी अपर वो लिमिट बताइए 120 मुझे। से डॉक्टर साहब का मतलब 12 होगा वो, क्योंकि वो हम उसको अपर लिमिट डेसीलीटर बताइए, पर अपर लिमिट करते हैं। कितनी लिखी है उन्होंने उसमें? तो 5.5 तो ठीक है ठीक आपका, है, ठीक कंट्रोल 5.5 सही कर रही हैं आप। देखें, मैं आपको बताऊं दवा क्या लेती हैं खाने के लिए, चली गई जी वो मेरा चलेंगे जी। चलो, नेक्स्ट बता कॉलर देंगे कौन है? हम अस्सलाम लोग। वालेकुम जी जी हेलो जी, वालेकुम सलाम हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बात कर सकती हैं? जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बात करो जी तुसी। डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर का बताया है ना, ब्लड कैंसर। अच्छा तो अभी 1 साल हो गया, मेरे को कोई दवाई नहीं दी उन्होंने, है ना। अच्छा 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 तो वो कहते हैं प्रोटीन लेवल 32, पहले वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो स्लो ग्रोइंग कोई ट्यूमर होता है। अच्छा अच्छा, आप अभी डायग्नोस्टिक एज उसमें से गुजर रही है ना। आपको नाम याद है जो ब्लड कैंसर का उन्होंने आपको डायग्नोस किया है? डायग्नोस किया 32 हुआ है ना। नहीं 32 क्या, कौन सा? क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया बताया है आपको, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकेमिया बताया है? कोई नाम पता है कुछ जीपी ने आपको बताया? माइलोमा। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसको, वरना दवाएं आती हैं इसकी भी, तो वो जब देखेंगे दवा देनी है तो वो देंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ ट्यूमर बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, बहुत स्लो, इंडोलेंट कहते हैं इसको, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल लगते हैं उसको, तो वो फिर डॉक्टर ये करते हैं कि भाई थोड़ा इनको ऑब्जर्वेशन में रखें। आपका पेशाब वेशाब चेक करते हैं माइलोमा अगर है तो? नहीं, ब्लड जब डेट आती है ब्लड टेस्ट करते हैं। बोन में कोई दर्द होता है आपकी हड्डियों में?
हड्डियों में तो अभी होता है ना दर्द, है ना। अच्छा। बाजू में भी दर्द होता है, बाहों में भी। तो पैरासीटामोल वगैरह ले लिया करें आप, और वो डॉक्टर साहब आपके ऊपर जो है ना वो नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो रेगुलर ब्लड चेक करते वो हैं। आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। आपने क्या बोला? आपको मॉनिटर पैरासीटामोल डॉक्टर साहब कह रहे हैं ले लिया करें, अगर पेन ज्यादा हो जाए वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे अगर कोई वो डेंजर जोन में हुआ ना अगर, तो आप प्लीज सुनते रहिए। शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था जब मेरी वो टांग के दर्द के बारे में बताया, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई हूँ कि ये सिंगल बेड में सोने से तो नहीं हो रहा? सिंगल या डबल बेड नहीं, सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंडीशन और है। आप ऐसा कोशिश करें कि फर्म सरफेस पे सोएं, हार्ड सरफेस पे, सॉफ्ट पे नहीं सोएं। सॉरी, हार्ड सरफेस पे सोएं, फ्लोर के ऊपर। मुझे आवाज नहीं आ रही। फर्श, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फर्श पे सो जाया करें आप, जितनी सरफेस फ्लैट होगी ना उतना सही रहेगा आपके लिए, लेकिन उस आपकी टांग के दर्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वैसे भी अच्छा होता है फर्श पे सोना। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन जी? हेलो जी जी, फरमाइए आपका सवाल क्या है, हम सुन रहे हैं, ज्यादा हम नाम वगैरह नहीं पूछ रहे, टाइम बहुत शॉर्ट है आज। अच्छा, मेरा सवाल है कि मेरी आंख के मसले का, मुझे 10 साल पहले डिटेच रेटिना हुआ था। अच्छा। तो अभी ये लास्ट वीक मुझे इतनी उसमें फ्लैशिंग आने लगी थी, मैं इमरजेंसी के लिए गई हूँ हॉस्पिटल। तो उन्होंने स्कैन किया तो बोलते हैं जो आंख की जो नस है ना एक लीक हो रही है, जब मुझे प्रेशर होता है मेरी नाक के अंदर थोड़ा सा ब्लड आता है, तो वो बोलते हैं इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं फिक्र मान दो कि इसका क्या होगा। आपको प्रेशर बताया उन्होंने कि ऑप्टिक प्रेशर क्या आ रहा है, वो वैल्यू बताई? नहीं, वो ब्लड प्रेशर तब हाई था, पर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, आई का प्रेशर होता है। आई का प्रेशर तो पता नहीं अभी लास्ट। आपकी डिटैचमेंट का ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था ये हाँ, बताइए। डिटैच रेटिना का मुझे 10 साल पहले हुआ था। अच्छा, तो देख लें उनको। देखिए, मैं तो नहीं बता सकता आई के बारे में क्योंकि मैं इस पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन अमूमन ये होता है कि बाज़ दफ़ा अगर कोई वैसे लीक करती है तो लेज़र जो है ना वो काम आती है, उसके ज़रिए उसको रोका जा सकता है ब्लीडिंग। तो ये आई सर्जन डिसाइड करेगा कि ऐसा क्या एंगल है कि जिस पे वो लेज़र यूज़ नहीं कर सकता, वरना लेज़र आती हैं उसके ज़रिए उसको क्लॉट कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं ब्लीडिंग। अब अपने कंसल्टेंट के पास जो आई स्पेशलिस्ट है ना उनके पास जाइए वापस और डिस्कस कीजिए, क्योंकि आई का जो केस है ना इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास वो नहीं है, कोई खराबी है। चली गई। नेक्स्ट कॉलर, और ये हमारे प्रोग्राम के आखिरी कॉलर होंगे, फिर प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे। माशाल्लाह आज कॉलिंग का बहुत आई है, तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहिए क्योंकि इससे हमारे फीडबैक भी मिलता है, जवाब दे सकें जी। कोशिश तो हमारी होती है कि सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए आपका क्या सवाल है जी? पहले तो मैं डॉक्टर साहब की तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। कितने सवाल हर तरफ से आते हैं इन पे और फिर जवाब देना मैनेज करते हैं किस तरह, ये देखें। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरा अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता करे। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना 2000 में जब बहुत छोटी थी मुझे ना सम टाइम फील होता था कि मेरा सांस रुक रहा है जी। अच्छा, लेकिन मैं उस टाइम कोई चीज यूज नहीं करती थी, यानी कि वो लाइफ इस तरह की थी कि बंदा बिजी हो जाता था और भूल जाता था कि कोई प्रॉब्लम है जी। अच्छा, उसके बाद में मैं जब यूके आई तो मैंने 2012 में मुझे सेम कमर में ना बेटी की बर्थ के बाद यानी कि मुझे यही डायग्नोज हुआ ना, डॉक्टर ने वो किया रेस्पिरेटरी वगैरह टेस्ट वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि अस्थमा है ना, अस्थमा डायग्नोज हुआ। ठीक है ये उन्होंने मुझे ना ब्लू इनहेलर दिए, लेकिन उन दिनों में ये था कि मुझे पाकिस्तान जाना था, तो यानी कि वो उसी खुशी में और वो सारा कुछ मैं भूल गई। अस्थमा यानी कि मुझे अस्थमा सारा कुछ भूल गया, मुझे वो इनहेलर मैंने यूज ही नहीं की जी जी, मुझे उसके बगैर ही आराम आ गया। उसके बाद 2015 में अगेन सेम समर में मुझे यही से सिम्टम्स हुए ना, फिर उन्होंने मुझे ब्लू इनहेलर दिया। वो मैंने ब्लू इनहेलर एक दफा मुझे लगता है, एक दफा के 2 दफा मैंने उसको यूज किया, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं लगा। उसके बगैर फिर मैंने फिर दोबारा यूज ही नहीं किया और मुझे मैं ठीक हो गई। ठीक है, अब रीसेंट जो कंडीशन है उस पे आ जाइए। हाँ जी, आप ये जो मेरी कंडीशन जा रही है ना, अब पिछले तकरीबन ये रमजान से ना 20th रमजान से मेरे सांस का मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर हो गया। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे इनहेलर दिया है, ब्लू वाला इनहेलर उन्होंने दिया। इसके बाद मुझे कोई आराम नहीं आ रहा, ब्राउन भी दिया उन्होंने, ब्राउन दे दिया अपना। कल मुझे डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया ब्राउन इनहेलर। तो अब मुझे ये है कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे आराम भी नहीं आ रहा है। आप दोनों ले रही हैं एक साथ या एक ही ले रही हैं सिर्फ एक वक्त में?
मुझे डॉक्टर ने ये बोला था, उन्होंने कहा था कि ब्रोन इनहेलर के साथ आपने ब्लू वाला नहीं लेना। तो आप ब्रोन प्रिवेंटिव है ना? से बताएं क्योंकि मुझे फर्क बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं चले कि आपका जो है ना जवाब डॉक्टर साहब दे देंगे और सुनते रहिए आप। सीजनल इस्तेमाल है, उसमें आपको जो है ना दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप जीपी से दोबारा रब्ता करके उससे कहें कि देखें मुझे आराम नहीं आ रहा, या तो मुझे ये दोनों में इस्तेमाल करूं, या मुझे बताएं कि एक तीसरा एक और आता है वो दें। ठीक है, 3-4 आते हैं ये नेलर, आप फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई आप पे सूट कर जाएगा। लेकिन आपको सीजनल एज़मा है जो बचपन से आपके चला आ रहा है जी, वो कॉल हाँ, इसको हाँ। तो वो हम शुरू करते हैं वहाँ से, जो जवाब बाकी दे दें। एज़मा का पहले भी सवाल था, हाँ जी, वो आप पूछा कवर था, कर चुके हैं मेरा ख्याल, जो उसमें थोड़ा सा रह गया था जो हम चाह रहे थे। तो उन्होंने भी यही पूछा था कि इनहेलर, तो मैंने ये बताया था कि इनहेलर जो है ना वो तो उसको प्रिवेंट करता है, लेकिन एज़मा का मतलब ये होता है कि देखना होता है कि कौन सा एज़मा है जो इम्यूनिटी की कमज़ोरी की वजह से हो, उनको इस सिनेरियो के अंदर एहतियात ज़रूरी है। ये उनका जवाब था। ठीक है, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोविड अभी ना ख़त्म होने जा रहा, पता नहीं चल रहा है कब ख़त्म होगा। तो ये वेव दोबारा भी आ सकती है जैसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब अक्टूबर के बाद दोबारा विंटर आ जाएगा, और विंटर से और दिसंबर तक फिर जो है ना वो पीक जा सकती है। तो एहतियात ज़रूरी है। एहतियात। डॉक्टर साहब कुछ सवालात रह गए थे, उसमें एक सवाल ये था कि एक 2 सवाल तो इकट्ठे थे कि जो है उनको पेन है और लंबर MRI उनको आपने रिकमेंड कर दिया। L4 का जो था उनको बता दिया था कि डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको जो है ना ऑपरेशन बताया हुआ है और वो अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि उसने कहा कि आप पैरालाइज भी हो सकती हैं। लेकिन ये कन्वर्सेशन में ये तो बताना पड़ता है बाज़ दफ़ा, जैसे आप कोई बाईपास सर्जरी कराने जाए तो उसमें जब कंसेंट करते हैं तो बताते हैं कि आपको मौत भी हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद सवाल था एक लेफ्ट हैंड जो है ना, लेफ्ट हेड जो है ना उसमें नहीं, वो खातून थी जो चेस्ट का पहले सवाल किया था, जिनको हमने कहा था मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। एक उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बतानी थी, दूसरे वो कह रही थी मुझे हार्ट का हो सकता है। ठीक है, हार्ट का भी हो सकता है, लेकिन वो उसी वक्त देखा जाए जिस वक्त आपको पेन होता है। पेन ठीक होने के बाद अगर आप जाएंगी तो वो नॉर्मल हो जाता है, जो भी ECG कराते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं जी। तो एक चीज़ ये हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है आपको। दूसरे आपको जो है ना वो डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो एक्सरे चेस्ट का करा के देखें कि आपके लंग ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये करें। तो थोड़े डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है वो अपने कंप्लीट करके फिर हमें कॉल कर लीजिए। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो मैंने आपको बता दी है, इनमें से देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ज़्यादा इम्कान लग रहा है कि मस्कुलोस्केलेटल आपको है, क्योंकि आपने कहा कि शोल्डर में, कोनी में भी होती है, मुख्तलिफ जगह है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। और एक साहब पूछ रहे थे कि वैक्सीन पे बाद कोरोना खत्म हो जाएगा तो वैक्सीन बाद में आएगी, तो उनको तो हमने वहीं पे जवाब दे दिया। वैक्सीन का जो रोल है वो है प्रिवेंटिव रोल है, और वो कोरोना रहे भी तब भी उसका रोल है, कोरोना खत्म हो जाए तब भी उसका रोल है। तो पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन करना, पूरी पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में एक ह्यूमन बीइंग को करना पड़ेगा, जानवरों को तो छोड़ दे, क्योंकि आया ये वायरस जानवरों से है। तो पूरे इंसान जितने इस कुर्रे अर्ज पे मौजूद है उन सबको लगाना पड़ेगा, और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी लगाना पड़ेगा। हर मुल्क को दुनिया के साथ चलने के लिए ये करना पड़ेगा कि हम क्लियर हो गए कोरोना। और फिर क्या कहा जाएगा कि हाँ कि अब हम जो है ना वो बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। डॉक्टर साहब रिसेंटली एक आपकी नजर से गुजरा होगा, पहले सवाल के जवाब दे फिर उस पे जाते हैं जी। 1 मिनट रह गया ना, हाँ तो इसको खत्म कर देते हैं। इसमें देख लें, इसमें एक सवाल है कि वो मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसका जिक्र हो गया। आधे सर का दर्द वाला एक सवाल, आधे सर के दर्द के लिए देखें डॉक्टर से बात कर लें, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, सुमाट्रिप्टिन है, मुख्तलिफ दवाएं हैं, तो वो देख के आपको दे देंगे जो आपको सूट करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसके बाद सवाल तकरीबन एक जैसे ही थे, वो आपने साथ ही जवाब दे दिए थे। अब ये बताएं, ये जो टेस्ट हुए हैं कोरोना के और टाइम खत्म हो गया, डॉक्टर साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सामने अगले प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, सवाल करने का। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और हमें देखते रहिए Sky 755 और वर्जिन मीडिया 839 पे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।